देखो ये गियर नंबर 1, ये गियर नंबर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5, गियर 6, ये 7। तो शाफ्ट कितने हैं इसमें टोटल? 3। शाफ्ट 3 है। गियर कितने हैं? 6। गियर 3, शाफ्ट 4 है। 6 भी तो किसी शाफ्ट का होगा। तो शाफ्ट 4 है और गियर 6 है। ये पहली स्टेज है 1 और 2, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। इसका गियर रेशियो I1 है, इसका गियर रेशियो I2 है, इसका गियर रेशियो, व्हाट इज द फाइनल गियर रेशियो? दिस इज द क्वेश्चन। आपने बताया I3/I1, आपने भी बताया। आप बताओ राघव। I/I1 ही होगा। और कोई? तुषार गुप्ता। I3/I1, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। The I will be equal to I1 into I2 into I3. This is the right answer. It will not be I3/I1. कंपाउंड गियर ट्रेन में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है? नोट कर लें। I1 होता है Z2/Z1, I2 आपका देखो ये हो गया एक तरह से Z2/Z1, हाँ Z4/Z3, Z6/Z5। तो प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर ऑफ टीथ, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑन द इवन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ द ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैंने एक बार क्लास में बताया पहले हैं, ये भी ठीक। हाँ ये पढ़ा, ये मैंने पहले बताया है क्लास में लेना, तो इसको आप ऐसे भी याद रखिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गियर नंबर, तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं, 1 और 2 लाइन से नहीं दे रहा, 1 3 4 5 कुछ भी नंबर मैंने रैंडम दे दिया। तो फिर आप ऐसे मत कर देना कि इवन नंबर और ऑड नंबर, फिर तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? गियर नंबर मेरे ऊपर है देना, मैं नहीं दे रहा सीक्वेंस में, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली डू इट, राइट? तो यदि इसका गियर रेशियो 5, इसका 6, इसका 2, तो फाइनल गियर रेशियो कितना? 60, ठीक है? ये 6 के 6 इस पर है, तो इस पर में आप 60 का गियर रेशियो निकाल सकते हो। जनरली ये कहा जाता है कि इस पर मैशिंग में ये 6 से लेके 10 के बीच में काम करता है, ज्यादा गियर रेशियो इस पर गियर बनाते नहीं है, मतलब एक ये पिनियन है और एक ये गियर है, ठीक है? इस पर टीथ है, इस पर टीथ है, इनकी मैशिंग हो रही है, तो गियर रेशियो की जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लिमिट है वो 10:1, 6:1 से लेके 10:1, बल्कि 6 से कम ही रखते हैं। आपने अभी क्वेश्चन भी देखे होंगे, हमने कितने सारे क्वेश्चन क्लासेस में किए हैं, हर जगह गियर रेशियो 4 5 3 ऐसे ही रहता है। कभी आपने देखा 60 का गियर रेशियो? ठीक है, तो इस पर गियर में अचीव ही नहीं होता है, मतलब प्लेन सिंपल गियर ट्रेन, ये सिंपल गियर ट्रेन है, सिंपल गियर ट्रेन में इतने का रेशियो, 60 का रेशियो अचीव हो तो सकता है, लेकिन कॉस्ट बहुत आती है। कॉस्ट इसलिए बहुत आती है कि मान लीजिए मैंने एक बनाया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का पिनियन, तो 6 × 60 मतलब कितना हुआ? 60 × 6 3600 सेंटीमीटर। 3600 सेंटीमीटर मतलब 3.6 नहीं 36 मीटर। 3600 सेंटीमीटर मींस 36 मीटर। 36 मीटर मतलब इस कमरे से भी डबल लेंथ का। ये 15 मीटर लेंथ है इस कमरे की, 15 मीटर से भी कम है। गियर बनाने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए और कितना स्पेस चाहिए? क्या तो इसमें गियर की हेल्प से सिंपल गियर में आप 60 का गियर नहीं कर सकते। मैंने गियर की छोटी गियर वेरी स्मॉल गियर आया देखा, लेकिन गियर साइज कितने होंगे हैं? पिनियन तो मैंने छोटा सा लिया 6 सेंटीमीटर, तो कितना बचा है? 6 सेंटीमीटर वेरी स्मॉल है, तो पिनियन तो बहुत छोटी है, लेकिन गियर रेशियो हाई अचीव करना है तो गियर कितना साइज है। इसी वजह से
ट्रांसफर, हेलिकल, पिवल, ये तीनों सुटेबल नहीं होते हैं सिंपल गियर ट्रेन के फॉर्म। लेकिन यदि कंपाउंड गियर ट्रेन बना दिया है, यहाँ पे ये वाला सिंपल पार्ट है, ये सिंपल पार्ट है, ये सिंपल पार्ट है, तीन सिंपल मिलके कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन में आप 60 का, 70 का, 100 का, 200 का, जो मर्जी जितनी स्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ही गियर रेशियो। अगर आप किसी मैकेनिकल का बना रहे हैं तो उसका साइज होता जाएगा नंबर ऑफ ब्रेक। देखो और अब ये जो 6 गियर है, क्या ये 36 मीटर वाले हैं? नहीं, ये सारे स्मॉल है, ये सारे मतलब 23 मीटर, तो आसानी से मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बात जो है, पहले मेरे को इस पर गियर में कितना स्पेस जरूरत पड़ रही है ना, तो पहले मेरा 2 शाफ्ट से काम चल रहा था, अब मेरे को शाफ्ट की संख्या कुछ बढ़ गई, और जो मेरे को हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस दोनों चीजों में कुछ फर्क पड़ा। वर्टिकल स्पेस भी बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल स्पेस भी बढ़ गया। ठीक है, वर्टिकल स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इस 6 वाले गियर को मैं यहां लगा के नीचे लगा दूं, मैशिंग तो है, तो वर्टिकल स्पेस कैन बी कंट्रोल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। वर्टिकल स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस तो बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ेगी, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट तो कम हो गई ना, गियर रेशियो मिल गया था, कॉस्ट कम हो गई, थोड़ा सा स्पेस कर लिया, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन की हेल्प से हम हायर रेशियो अचीव कर सकते हैं। तो अब हम जो 14 गियर पढ़ने वाले हैं वर्म एंड वर्म में, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कंपाउंड गियर ट्रेन, उसमें एक स्क्रू टाइप का कोई गियर होगा और एक व्हील टाइप का गियर होगा। जैसे स्क्रू में नट होता है, स्क्रू में नट के मैकेनिज्म, तो ऐसे ही स्क्रू को तो हम कहेंगे वर्म, वर्म जो है बिल्कुल स्क्रू दिया है। ठीक है, और जो व्हील है वो एक तरह से नट का काम है। नट वैसे तो स्क्रू के ऊपर चलता है, लेकिन यहाँ पर व्हील का एक टीथ उसके घूमने से आगे बढ़ेगा। ठीक है, वर्म भी आपने मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहाँ एक व्हील होता है, एक वर्म, तो वर्म और वर्म व्हील की हेल्प से हम हायर गियर रेशियो अचीव करते हैं, है ना, 60 के हम 100 200 ले। ठीक है, और स्पेस रिक्वायरमेंट उसमें कम। ठीक है, तो हायर गियर रेशियो कंपाउंड गियर ट्रेन से अधिक हो सकता है और वर्म एंड वर्म व्हील से तो अधिक होता है। ठीक है, तो अब चौथी वाला जो गियर है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वी विल रिसीव द हायर गियर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज वर्म एंड वर्म व्हील में जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से काफी कम है, तो इस पर गियर में तो फ्रिक्शन की वैल्यू नगण्य होती है, ना के बराबर है, क्योंकि रोलिंग है। ठीक है, तो टोटल फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लेस, तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अब जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो फिर एफिशिएंसी कितनी होगी, ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो इस पर गियर हेलिकल गियर इनकी एफिशिएंसी है वो लगभग 99%, 98%, 97% इस रेंज में एफिशिएंसी होती है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। लेकिन वर्म व्हील में क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं, तो उस लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी काफी डाउन होता है। ठीक है, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो कि मैकेनिज्म तो एफिशिएंसी कभी आ रही है 22%, 15%, 30%, बहुत कम एफिशिएंसी आ रही है। तो वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का अपोजिट रूल है। यदि किसी मैकेनिज्म में आपको वेलोसिटी रेशियो हाई मिल रहा है तो वहां पे एफिशिएंसी कम है। ठीक है, आपने देखा होगा फार्मूला भी है, थीटा इक्वल टू ma/dr, ma होता है मैकेनिकल एडवांटेज। किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी होती है उसमें एक जनरल फार्मूला है कि
MA divided by VR into 100। ये MA क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज, और VR क्या है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, गियर रेशियो एक ही बात होगी एक तरह से, है ना? गियर रेशियो Z2/Z1 और वेलोसिटी रेशियो N1/Z2, वो मतलब एक ही बात है। ये MA जो होता है ये क्या होता है? W/P। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? W/P। W क्या है? लोड। P क्या है? एफर्ट। किसी भी मशीन, मैकेनिकल मशीन सिस्टम में क्या होता है? लोड होता है, उठता है और कुछ एफर्ट लगाया जाता है। लीवर आपने देखा, लीवर में तीन चीज होती है, एक फलक्रम होता है, एक तरफ लोड रहता है और एक तरफ एफर्ट लगता है, ठीक है? तो लीवर इन मशीन, तो लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो W/P होता है। यदि हम 100 न्यूटन का लोड उठा रहे हैं 10 न्यूटन के एफर्ट से, तो हमारा एडवांटेज क्या है? 100/10, ठीक है? यदि फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लीवर कहलाता है, यदि लोड बीच में है तो सेकंड कैटेगरी ऑफ लीवर, और यदि एफर्ट बीच में है तो थर्ड कैटेगरी। तीन तरह के लीवर आपने पढ़े, ठीक है? तीनों के मैकेनिकल एडवांटेज डिफरेंट होते हैं, किसी में इक्वल टू 1, किसी में ग्रेटर देन 1, किसी में लेस। अब जो तराजू होता है वो कौन सी कैटेगरी का लीवर है? फर्स्ट कैटेगरी। और उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तराजू में 100 किलो इधर रखा तो 100 किलो आटा होता है, जितना एफर्ट है उतना ही लोड है, W/P = 1, ठीक है? फलक्रम बिल्कुल मिडिल में, राइट? फलक्रम बिल्कुल मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल में होता है। यहाँ फलक्रम बिल्कुल मिडिल में है और यहाँ पे मान लो आपका लोड लग रहा है और यहाँ आपका एफर्ट लग रहा है, ठीक है? ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लीवर है, W/P = 1। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपका क्या हो गया? अब इसी में मान लो इस M को आपने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा आपने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? अब बताओ, मैं ज्यादा तोल रहा हूं क्या? कम तोल रहा हूं? मतलब कोई चीज 100 किलो है, पहले 100 किलो की तो 100 किलो के बाट से तोल रहे हो रही है ना। अब मैं 100 किलो के बाट से 100 किलो ही तोलूंगा या ज्यादा तोलूंगा? क्योंकि मेरी ये वाली आर्म कम हो गई है, तो ये तो 100 है, ये डिस्टेंस L2 है और ये W इनटू, तो मोमेंट क्या हुआ? W/L1 = P into L2। P तो 100 फिक्स है, यहाँ भी P 100 था, यहाँ पे P into L2 बराबर W into L1, L1 बराबर L2, इसलिए P = W। In first case P = W, but here P और W में क्योंकि L1 कम है, L1 कम हो गया, L2 बढ़ गया, L2 बढ़ गया तो P तो हमने सेम रखा है, तो W क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो W will be increased। तो ये जो कबाड़ी वाले होते हैं ना, वो ये बना देते हैं उसको, क्या करते हैं? वो कबाड़ी वालों का जो तराजू होता है वो इस पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, हल्का सा शिफ्ट कर दे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हल्का सा, है ना? नई लाइन से दिखाई नहीं देगा, आप मेजर करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 1 किलो 2 किलो रद्दी तौर में 2 किलो का वजन रहता है, ये रद्दी 2.5 किलो। हां सर, आपकी और मेरा W ज्यादा तोड़ता है, W/P क्या हो गई? बढ़ गई, बढ़ ज्यादा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा बढ़ गया कबाड़ी वाले। अब सॉल्यूशन तो आपको देखना है ना।
ये इस पॉइंट को इधर से डाल के क्या हो गया देखिए ये मैं लीवर के काम करता है ऐसे वर्ब में भी एक मैकेनिकल एडवांटेज होगा वर्ब में सब कितना लिस्ट करना है और कितना एफर्ट करना है ठीक है तो एक मैकेनिकल एडवांटेज उसका भी होगा हर चीज का मैकेनिकल एडवांटेज पुली पर रोक है हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं कितना लोग ठीक है मैकेनिकल में ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी इन्हीं का वैल्यू हो गया था उससे क्या कैलकुलेट होती है पीछे ठीक है तो चलो अब इसको तो छोड़ के अब ये बताओ कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे कंपाउंड गियर फ्रेम पे आपको है लिखिए ये डायग्राम बना लीजिए केवल सेकंड स्टेज तक ठीक है और गियर की नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 ऐसा डायग्राम बनाइए ठीक है पहले डायग्राम बनाइए मतलब इस क्वेश्चन सर्च करो सर्च व्हाट इज इट शॉट 1 एक साथ पे होगा 2 और 3 एक पे हैं और 4 अलग है तो 3 साथ 4 गियर ठीक है डायग्राम बना लीजिए Just write down the layout of two-stage gearbox. The layout of two-stage gearbox is shown in the figure. The layout of two-stage gearbox is shown in the figure. The number of teeth. The number of the teeth on gear 1, 2, 3, and 4, the number of the teeth on the gear 1, 2, 3, and 4 are Z1, Z2, Z3, Z4. Z1, Z2, Z3, Z4. ठीक है respectively the module for all the gears is m the module for all the gears is m the module for all the gears is m the total transmission ratio that is the ratio of angular velocity. That is the ratio of angular velocity of gear 1 to that of gear 4. Angular velocity of gear 1. Angular velocity of the gear 1 to that of gear 4. Velocity of gear 1. फिर से सुन लीजिए. The module of all the gears is m.
इसके बाद सुन लीजिए, द टोटल ट्रांसमिशन रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ डेट ऑफ गियर, उससे पहले पहुंच गया, एक बार पूरा रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। द लेआउट ऑफ ए टू स्टेज गियर बॉक्स इज शोन इन फिगर, ठीक है। द नंबर ऑफ द टीथ on the gears 1, 2, 3 and 4 are Z1, Z2, Z3 and Z4, ठीक है, यहां तक क्लियर। The module for all the gears is M. The total transmission ratio, that is the angular velocity of gear 1 to that of gear 4, is I. So transmission ratio equal to I, ठीक है, ट्रांसमिशन रेशियो इज I. ट्रांसमिशन रेशियो और गियर रेशियो, इसमें क्या फर्क है, या वेलोसिटी रेशियो में क्या फर्क है? इनवर्सली का रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पर ये पिनियन, ये ड्राइवर, ये ड्राइवर, ये ड्राइवर, ये ड्राइवर, है ना, pinion gear, फिर pinion gear, so there are two pinions, two gears, ठीक है। This is the first pinion, this is the last driver. तो जो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होता है वो होता है ट्रांसमिशन रेशियो, ठीक है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो। इन दोनों का रेशियो वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे, इनका रेशियो वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे, टोटल को क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन। Generally, Z1 is considered as pinion. If Z1 for the teeth for the pinion, so I am considering this as driver. So this is driven, then this is driver, and this is driver. ठीक है, बस वन सब की वजह से मैंने मान लिया, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। मैं पीनियन को Z4 बोल रहा हूँ, then it is a pinion कर सकते हैं आप, बट जनरल एप्लीकेशन यही रहता है Z1, Z2, Z3, Z4। नहीं, उल्टा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 इज Z4 बाई Z1, यस। और Z4 बाई Z1 भी नहीं होगा, ये तो कंपाउंड गियर ट्रेन है ना, वो तो सिंपल में होता है। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 इज Z4 बाई Z1, ये तो सिंपल में होता है। और अभी हम समझाया था कि कंपाउंड में तो इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑड, और अलग आएगा, क्या होगा, ठीक है। अब आप आगे लिखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ the velocity ratio of first and second stages are I1 and I2. The velocity ratios for first and second stages are I1 and I2. ठीक है, तो वेदांत आपके लिए ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है? वन यहाँ से शुरू है तो इसी को फर्स्ट स्टेज मानेंगे, ये सेकंड स्टेज मानेंगे। तो इसके लिए जो गियर रेशियो है वो I1 और इसके लिए जो वेलोसिटी रेशियो है वो I2, I1 एंड I2, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, आगे लिखिए लास्ट लाइन, so that the condition for designing a compact gearbox, the condition for designing a compact gearbox is given by I1 equal to I2 equal to root of I. You have to show that or you have to prove this. ठीक है, this is the condition for a compact gearbox. तो अभी compact का मतलब समझिए कि compact का क्या मतलब है? Compact gearbox. So this is a gearbox having two stages. ठीक है, and we want to design a compact gearbox. और उसके लिए कंडीशन है ना, तो अभी कॉम्पैक्ट का मतलब बताता हूं, पहले ये लिख लो, assume that two pinions are exactly identical. Two pinions
are exactly identical. This is the assumption given in question. ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट का मतलब समझ लेते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब है ये हमारी पहली स्टेज है, तो पहली स्टेज में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको हम दे रहे हैं A1 डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर। सेकंड स्टेज में डिस्टेंस टू डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर A2। ठीक है, फर्स्ट ड्राइवर का सेंटर, लास्ट ड्रिवन का सेंटर, ये डिस्टेंस क्या होगी A1 प्लस A2, तो इसको हम बोल रहे हैं A। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है फर्स्ट ड्राइवर लास्ट ड्रिवन का जो डिस्टेंस है वो तो A है और वो A1 A2 है, तो नेचुरली A बराबर A1 प्लस A2 होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब यदि A की वैल्यू कम है, इसका मतलब हमारा गियर बॉक्स कॉम्पैक्ट है। Center to center distance, final center to center distance is small. It means our gearbox is compact. उसका साइज कम है, साइज कम है तो मटेरियल कम है, कॉस्ट कम है, स्पेस कम घेरेगा, so that is compact. तो हमें कॉम्पैक्ट गियरबॉक्स डिजाइन यदि करना है तो उसके लिए ये कंडीशन प्रूफ करनी है। यदि ऐसा होगा तभी कॉम्पैक्ट गियरबॉक्स डिजाइन होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, एक गियरबॉक्स है, उसके अंदर दो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट का वेलोसिटी रेशियो I1, सेकंड का वेलोसिटी रेशियो I2, फाइनल ट्रांसमिशन रेशियो I। दोनों पिनियन आइडेंटिकल हैं, ये भी एग्जांपल दे रखा है, तो पहली पिनियन Z1, दूसरी पिनियन Z3 वाली, तो ये दोनों पिनियन क्या है आपस में आइडेंटिकल का मतलब Z1 बराबर Z3, D1 बराबर D3, क्योंकि मॉड्यूल बराबर दिया है सबका, इनका भी मॉड्यूल है, इनका भी मॉड्यूल है, यदि अलग अलग होगा तो अलग अलग बात है। तो क्वेश्चन की सारी चीजें क्लियर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि कॉम्पैक्ट गियरबॉक्स डिजाइन करने के लिए, कॉम्पैक्ट गियरबॉक्स मींस द A should be small, A should be as minimum as possible, A should be the center distance should be as minimum as possible. So for compact gearbox, A should be A मतलब सेंटर डिस्टेंस है ना, A मतलब सेंटर डिस्टेंस है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, A should be as minimum as possible, it should be as minimum as possible. This is the condition for compact gearbox. ठीक है, अब जरा ये बताओ y is a function of x, मैथ में पढ़ा है ना? yes, sir. तो y के मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन होती है? dy by dx equal to its first derivative must be 0 and second derivative must be no, मिनिमम होने के लिए पॉजिटिव, तो फर्स्ट शुड बी 0, second derivative should be positive. This is the condition for minimum. मैक्सिमा के लिए उल्टा है, पहला 0 दूसरा नेगेटिव, तो मैक्सिमा होता है। तो यदि मुझे ये मिनिमा दिखाना है, मुझे सेंटर डिस्टेंस को क्या दिखाना है? मिनिमम, तो मैं इस मैथमेटिक्स रूल का यूज लूंगा। यहाँ पे जहां भी मैक्सिमा मिनिमा केस आ जाता है तो ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगानी पड़ती है, और ऑप्टिमाइजेशन मेथड में एक मेथड मैक्सिमा मिनिमा भी है, बहुत सारी मेथड है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अलग से एमटेक में एक सब्जेक्ट भी है ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंजीनियरिंग, वहां सारी ऑप्टिमाइजेशन की मेथड पे बात। ठीक है, तो सबसे आसान मेथड है मैक्सिमा मिनिमा। तो ये कंडीशन दिखानी है, I1 should be equal to रूट है, तो मैं क्या करूं, इस a को I1 के फॉर्म में ले आऊं, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आऊं, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ले आऊं। तो बस यहां से मेरी शुरुआत हो रही है, यहीं से मैं चलूंगा आगे। a इक्वल टू a1, a1 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? a1 को क्या लिखा जा सकता है? इसका मॉड्यूल क्या है?
n/2 ब्रैकेट में z1 plus z2 लिखा जा सकता है. So I am writing a/2 n/2 z1 plus a1 की जगह तो लिखा है, a1 की जगह लिखा है प्लस a2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, z3 plus लिख सकते हैं. अब देखो z2 और z1 का जो रेशियो होता है वो दे रखा है I1, वही तो I1 है. I1 क्या वेलोसिटी का रेशियो है, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो. एंगुलर वेलोसिटी मतलब आप एक तरह से n1/n2 और n1/n2 क्या होता है z2/I1. तो n1/n2 I1 और z2/z1 I1. तो z2 कैन बी रिटन एज z1 into I1, देख सकते हैं ना. तो z2 को रिप्लेस कर रहे हैं हम z1 into I1. So I am writing n/2 z1 plus z2 I am writing I1 z1. कोई प्रॉब्लम? प्लस n/2 z3 प्लस z4 को क्या लिख सकते हैं I2 z3. वेरी गुड, I2 z3. करेक्ट. नाउ n/2 z1 को यदि कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 plus I1 प्लस. अब देखो z3 को z1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि both the opinions are exactly identical. This is the assumption given in question. So that's why we can write z1 equal to z3. So this z3 is z1 basically. This is also z1. Z1 can be taken out as common. So it is mz1/2 1 plus I2. इतना तो लिख ही सकते हैं. अब mz1/2 2 plus I1 plus ये लिख सकते हैं इक्वल टू. ठीक है. अब देखो अभी मैंने बताया था यदि इसका गियर रेशियो I1 है, इसका गियर रेशियो I2 है, तो फाइनल ट्रांसमिशन रेशियो क्या होता है I बराबर I1 I2. I बराबर, ये तो कंडीशन होती ही होती है कंपाउंड गेट रेट. ये तो कंडीशन होती है. आज पहले हमने क्लासेस से स्टार्ट की है I equal to I1 I2 I3 तीन स्टेज है. ठीक है. तो ये तो कंडीशन होती ही होती है. तो फ्रॉम दिस कंडीशन I2 can be written as I/1. So I am replacing this I2 by I/I1. So this will be mz1/2 2 plus I1 plus I upon I. ठीक है. अब देखो m क्या है कांस्टेंट, z1 क्या है कांस्टेंट, I1 क्या है तीन के हिसाब से वेरिएबल I/I1. तो अब यदि इस a को हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू I1, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव a के मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. ठीक है. तो जरा सा 2 मिनट का आपके पास समय है, आप इसका डेरिवेटिव करके कंडीशन निकालिए उसके मिनिमम होने की क्या कंडीशन है. ठीक है ना. लेट्स ट्राई फॉर 2 मिनट्स. टाइम हो गया. अब तक इसको करो 1 मिनट.
मैं इसे बता दूं तो आप करेंगे so a equal to given by 2 plus I1 plus I upon I1 ये लिख सकता हूं कि नहीं mz1 को मैं d1 लिख सकता हूं d1 पिनियन का डायमीटर so for a to be minimum d by di1 must be 0 होना चाहिए d1 by 2 is constant 2 का 0 डेरिवेटिव क्या होगा 2 का 0 i1 का 1 with respect to i1 plus 1 इसमें i कांस्टेंट है i कांस्टेंट तो ये हो जाएगा कितना i by i1 must be 0 d1 by 2 उधर जाके 0 तो फाइनली हमें क्या मिला 1 equal to I by I1 square so यहां से मिला I1 square equal to I तो I1 बराबर क्या मिला रूट है I1 की वैल्यू क्या मिली रूट है I1 निकल गया अब देखो I2 क्या है I by I1 I2 क्या है देखो यहां से I by I1 यही है ना I2 तो I2 निकालने के लिए I by रूट I I1 की वैल्यू रूट I है तो I by रूट I करेंगे तो फिर से रूट I तो A के मिनिमम होने के लिए I1 भी रूट I I2 भी रूट I तो हमसे यही तो प्रूफ करवाया जा रहा है कि I1 equal to I2 equal to root I for a compact gearbox हाँ है प्रूफ हो गया फिर आगे क्लास के लिए इतना ही बहुत है यस सर थैंक यू सर नेक्स्ट में वर्म को करेंगे आगे है ना अटेंड